हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। और इससे पहले हम इसमें बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने ये जो डिफरेंट टाइप्स की जो चालकताएं है, चालकत्व, विशिष्ट चालकता या मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, और इन पे तनुता का क्या प्रभाव होता था वो अपन ने देखा था। अब इसके आगे अपन देखते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोलराउस का नियम। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और इसे हम आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम इस चीज पे बात करेंगे कि कोलराउस का जो नियम है उसकी जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले ना, तो पिछले लेक्चर में हमने एक ग्राफ देखा था। वो ग्राफ इस प्रकार का था कि इसके वाई एक्सिस पे हमने ड्रॉ किया था मोलर चालकता, और एक्स एक्सिस पे सांद्रता का वर्गमूल। ठीक है, इस टाइप का एक ग्राफ हमने देखा था, और हमने बताया था कि एक सीधी रेखा जो आती है वो तो आती है प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए, और एक इस प्रकार की जो ग्राफ है, इस तरह का जो ग्राफ है वो आता है दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। ठीक है, ये तो है प्रबल के लिए, और ये नीचे वाला है दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। तो अगर हमें प्रबल या फिर दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता पर मोलक चालकता का मान अगर निकालना हो तो वो अपन किस प्रकार से निकालेंगे। तो प्रबल विद्युत अपघट्य का ये जो ग्राफ है, अगर इस लाइन को अगर मैं इसी सीध में डॉट डॉट करके अगर मैं आगे बढ़ाऊं, तो ये जो लाइन है, ये लाइन वाई एक्सिस पे इस बिंदु पे आके मिलती है, और इस बिंदु पे जो सांद्रता अगर अपन देखें तो शून्य हो जाती है। यह हम मान सकते हैं कि लगभग शून्य है, यानी कि यहाँ तक। ठीक है, तो ये जो वाई एक्सिस पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे इसका जो मान होगा वही इसका अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान होगा। ठीक है, ये तो हमने देख लिया प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए। लेकिन मान लो अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो ये तो ऊपर बढ़ता ही जा रहा है, और अगर ये ऊपर बढ़ता ही जा रहा है तो हमें इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये कब जाके इस वाई एक्सिस को टच करेगा। यानी कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए इस ग्राफ की सहायता से अपन जो मोलर चालकता है, कुल मोलर चालकता है अनंत तनुता पर, उसको ज्ञात करना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोलराउस ने अपना एक नियम दिया, और उस नियम को अपन क्या कहते हैं, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का सिद्धांत। ठीक है, ये तो इसका बैकग्राउंड था। अब इस नियम के बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि इस नियम में क्या है, कैसे है, इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, वो सब अपन यहाँ देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो नियम है, कोलराउस का जो नियम है, इस नियम को हम क्या कहते हैं, सीमित चालकता का नियम, लिमिटिंग कंडक्टिविटी, है ना। लिमिटिंग कंडक्टिविटी इसको अपन क्यों कहते हैं कि कोई भी जो विलयन है उसकी जो चालकता है ना, वो सीमित कब हो जाती है ना। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि अनंत तनुता है, अगर ना अनंत तनुता की जो स्थिति है, उस स्थिति में कोई भी जो विलयन होता है उसकी जो चालकता होती है वो सीमित हो जाती है। यानी कि उसके बाद अगर अपन उसको और ज्यादा तनु करें तो उसकी चालकता में कोई विशिष्ट अंतर नहीं आता। या तो हम कहें कि कोई अंतर नहीं आ रहा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई मतलब बहुत कम अंतर आ रहा है ना। यानी कि उसके बाद चालकता बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है। अगर चालकता बिल्कुल भी अगर वहां नहीं बढ़ रही है तो ऐसी स्थिति को अपन क्या कहेंगे, सीमित चालकता होगी, है ना। और इसे अपन क्या कहेंगे, सीमित चालकता का नियम भी इसको कहते हैं, है ना। तो सीमित चालकता कब होगी, अनंत तनुता की स्थिति है। अनंत तनुता की स्थिति पर कोई भी जो विलयन है उसकी चालकता सीमित हो जाती है, कंडक्टिविटी उसकी लिमिटेड हो जाती है। तो इस नियम को अपन क्या कहते हैं, सीमित चालकता का नियम कहते हैं। तो यहाँ से एक चीज तो हमें ये समझ में आ रही है कि यहाँ पे अपन जो आगे अपन जो मूव करेंगे उसमें अनंत तनुता का बहुत बड़ा रोल होगा, कि पूरा का पूरा जो नियम है ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन अनंत तनुता पर ही आगे चलेगा। ठीक है, दूसरा ये है कि पहला पॉइंट तो एक ये हो गया। इसका दूसरा पॉइंट ये है कि अनंत तनुता पर कोई भी जो विद्युत अपघट्य होता है, चाहे वो प्रबल हो चाहे वो दुर्बल हो, वो 100% आयनित होता है ना। 100% आयनित होता है, यानी कि उसके सभी के सभी जो अणु है वो आयनित अवस्था में होंगे, और आयनित अवस्था में भी होंगे। जैसे मान लो ये
ए बी कोई विद्युत अपघट्य है और अगर ये अनंत तुल्यता की स्थिति है, पहले अपन लेके चलते कि अगर अनंत तुल्यता नहीं होगा ना तो ये ए प्लस और बी माइनस में इस तरह से डिसोशिएट होगा, तो इस स्थिति में ये पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित नहीं है। ठीक है, दूसरी कंडीशन अपन अनंत तनुता की लेके चलते हैं, इस स्थिति में ये पूरी तरह से आयनित या फिर वियोजित होगा, है ना। ये वाला जो साइन है, ये साम्य अवस्था का जो साइन है, अगर इस तरह का अगर कोई चिन्ह आता है तो इसका मतलब है पूरी तरह से आयनित नहीं है, क्योंकि उस स्थिति में ए प्लस और बी माइनस भी एग्जिस्ट करेंगे और ए बी भी एग्जिस्ट करेगा, दोनों के बीच में साम्य अवस्था है तो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हुआ है ना। लेकिन अगर इस तरह का अगर वन साइडेड अगर एरो है तो उस स्थिति में अपन कहेंगे कि जो कंप्लीट ए बी है वो किसमें ए प्लस और बी माइनस में वियोजित हो चुका है। तो अनंत तुल्यता पर, है ना, अनंत तुल्यता पर चाहे प्रबल विद्युत अपघट्य हो या दुर्बल विद्युत अपघट्य हो, पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है। तो हमने ये देखा कि अगर अनंत तुल्यता की स्थिति है तो कोई भी अगर विद्युत अपघट्य है वो पूर्ण रूप से वियोजित होता है ना। वियोजित पूर्ण रूप से होने से या अनंत तुल्यता की स्थिति होने से उसकी गतिशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई एक बीकर है, हमारे पास ये बीकर है और इसमें एक विलयन भरा हुआ है, इसमें एक विलयन है और इस विलयन में दो प्रकार के आयन है, एक तो प्लस माइनस, प्लस और माइनस मतलब कुल मिला के धनायन और ऋणायन इस विलयन में है। अब अगर मैं इसको क्या कर दूं, इसको मैं तनु कर दूं, तनु करने पे क्या होगा, तनु करने पे मैंने इसमें और ज्यादा विलायक मिला दिया है, फिर पानी मिला दिया, इस तरह से मैंने इसको तनु कर दिया। तनु करने पे इसमें केवल विलायक की मात्रा बड़ी है, जो आयन है, आयन वो के वही रहेंगे, है ना। मान लो इसमें ये पॉजिटिव आयन, ये इसमें नेगेटिव आयन, इसमें पॉजिटिव आयन, ये इसमें नेगेटिव आयन, है ना। तनु करने पे ये हो सकता है कि कुछ मात्रा वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है कई बार, लेकिन वो पॉजिटिव नेगेटिव या धनायन ऋणायन तो इसमें रहेंगे। ठीक है, जब ये स्थिति है तो यहाँ पे अपन आसानी से मतलब अपन देख सकते हैं कि जो आयन है, इस स्थिति में जो आयन है, आयन के बीच की दूरी, आयन के बीच की दूरी क्या है, यहाँ पे कम है और यहाँ पर आयनों के बीच की दूरी अधिक हो जाती है, आयनों के बीच की दूरी अधिक है। तो जब आयनों के बीच, जैसे मान लो ये पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन है, तो इनके बीच की ये जो दूरी है ये इस अवस्था में ये कम है, और अगर हम इसको तनु करने के बाद आयनों के बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाती है, ये जो इनके बीच की दूरी है ये बढ़ गई। तो अगर अपन देखें इस स्थिति में इन दोनों के मध्य जो लगने वाला जो कूलाम आकर्षण बल है, इसमें आकर्षण बल क्या होगा, इस स्थिति में आकर्षण बल अधिक होगा और इस स्थिति में आकर्षण बल कम होगा, है ना। और अगर अपन इसको अनंत तनुता की स्थिति में लेके जाए, इसको इतना तनु कर दे, इसको इतना तनु कर दे कि जो धनायन और जो ऋणायन है इनकी दूरी इतनी अधिक हो जाए कि इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो धनायन और ऋणायन है उनके बीच में कोई भी कुलोम आकर्षण बल काम नहीं करेगा, क्योंकि उनके बीच की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, अब पहली स्थिति को अगर अपन ध्यान से देखें तो धनायन और ऋणायन के बीच में जो आकर्षण है वो अधिक है, और मान लो अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोड लगाता हूँ, है ना, इसमें इलेक्ट्रोड अगर मैं लगाऊं, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड जब इनको बैटरी से मैं कनेक्ट करूंगा और विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा, इस स्थिति में जो आयन है वो इलेक्ट्रोडों की तरफ गति करेंगे, है ना। जो ये जो
एनोड है, इस एनोड की तरफ, है ना, जो धनायन है एनोड की तरफ, वो ऋणायन है वो एनोड की तरफ गति करेंगे, और जो धनायन है वो कैथोड की तरफ गति करेंगे। इस स्थिति में मान लो मान लो ये एनोड है ना, ये एनोड है, इसकी तरफ अगर मान लो कोई नेगेटिव आयन अगर इसकी तरफ मूव कर रहा है, कोई ऋणायन इसकी तरफ मूव कर रहा है, तो इसके पीछे जो धनायन है वो धनायन इसको पीछे की तरफ आकर्षण बल से इसको पीछे की तरफ खींचेगा, यानी कि इसको आगे मूव करने से रोकेगा, है ना। और इस स्थिति में अगर अपन देखें तो अगर कोई आयन है, वो आयन अगर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है, तो अब आयनों के बीच की जो दूरी है वो इतनी अधिक हो चुकी है कि पीछे वाला जो आयन है वो आगे वाले आयन पे जो आकर्षण बल है वो इतना अधिक नहीं लगा पा रहा है जितना अधिक इसमें लग रहा था इस स्थिति में, है ना। इस स्थिति की तुलना में इस स्थिति में जो लगने वाला, जो पीछे की तरफ खींचने वाला जो आकर्षण बल है वो कम हो गया। और अगर अपन अनंत तनुता की अगर अपन बात करें, तो अनंत तनुता की स्थिति में आयन इतने दूर हो जाएंगे कि वो स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रोडों की तरफ गति करने लगेंगे, यानी कि उनको पीछे की तरफ खींचने वाला कोई आयन उनके आसपास मौजूद नहीं होगा। तो इस स्थिति को अगर अपन लिखना चाहे तो अनंत तनुता पर क्या होता है कि आयनों की जो गतिशीलता होती है, आयन जो कैथोड या एनोड की तरफ जो गति करते हैं, है ना, तो आयनों की गतिशीलता पर जो अंतर आणविक आकर्षण बल है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कब होगा? अनंत तनुता की स्थिति में होगा। अनंत तनुता की स्थिति में क्या होगा? आयनों के बीच में दूरी इतनी अधिक हो जाती है कि उस दूरी पर जो कूलाम आकर्षण बल है वो लगभग नगण्य हो जाएंगे, और अंतरा आणविक आकर्षण बल है उनका आयनों की जो गतिशीलता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो आयन है वो स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रोडों की तरफ गति करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं, इस सिद्धांत को इसलिए अपन कहते हैं कि स्वतंत्र अभिगमन का सिद्धांत, स्वतंत्र अभिगमन का सिद्धांत। ठीक है, इतना समझ में आया? अब हम आगे चलेंगे। अनंत तनुता की स्थिति में आयन इतने दूर हो चुके हैं कि वो स्वतंत्र रूप से अभिगमन करने में सक्षम है। तो स्वतंत्र अभिगमन के कारण जो विलयन है उसकी कुल चालकता में अपना योगदान भी देंगे। ठीक है, इस लाइन को अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लो कि कोई विद्युत अपघट्य है और इस विद्युत अपघट्य में कितने आयन है? 100 आयन है। 100 में से क्या होगा? 50 आयन तो इसमें पॉजिटिव होंगे और 50 आयन इसमें नेगेटिव होंगे। मान के चल रहा हूँ, कम ज्यादा भी हो सकते हैं ना। अगर NaCl है तो ऐसी कंडीशन में 50-50 होंगे, है ना। अगर मान लो BaCl2 है तो ऐसी कंडीशन में कम ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि धनायन कम होंगे और क्लोराइड के नीचे यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो क्लोराइड आयन यानी ऋणायन ज्यादा होंगे। ऐसी स्थिति की बात नहीं करो, मैं मान के चल रहा हूँ कि बराबर धनायन है और बराबर ऋणायन है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? अगर अनंत तनुता की स्थिति है तो जो धनायन है वो भी इलेक्ट्रोडों की तरफ गति करेंगे और जो ऋणायन है वो भी इलेक्ट्रोडों की तरफ गति करेंगे, यानी कि धनायन और ऋणायन दोनों विद्युत धारा को ले जाने में अपना योगदान दे रहे हैं। अगर ये दोनों आयन विद्युत धारा को ले जाने में अपना योगदान दे रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि चालकता में भी इनका योगदान होगा, चालकता में भी इनका योगदान होगा। ठीक है, अब ये जो आयन है स्वतंत्र रूप से गति कर रहे हैं तो चालकता में अपना जो योगदान है वो भी स्वतंत्र रूप से देंगे। ठीक है, क्योंकि इन एक मतलब कोई भी जो आयन है वो एक दूसरे की गति को प्रभावित नहीं कर रहा है, इसलिए जो प्रत्येक आयन जो है उस विलयन की कुल चालकता में, ये जो विलयन है मान लो इसकी जो कुल चालकता है, मोलर चालकता, वो ये है, तो इस मोलर चालकता में पॉजिटिव आयनों का भी योगदान होगा और जो नेगेटिव यानी ऋणायन है उनका भी योगदान होगा। तो प्रत्येक आयन कुल मोलर चालकता में अपना योगदान देगा। ठीक है, अब अनंत तुल्यता की स्थिति में क्या होता है? कोई भी जो विलयन होता है उसकी कुल चालकता को अपन कैसे लिखेंगे? उस विलयन में उपस्थित जितने भी आयन है, उस विलयन में उपस्थित जितने भी आयन है उन आयनों की चालकताओं के योग के रूप में लिखा जाना चाहिए, और इसे हम क्या कहेंगे? कोलरॉस का नियम। ठीक है, इसको दूसरी तरीके से अपन कैसे समझेंगे? मान लो मेरे पास कोई विद्युत अपघट्य है A और B। ठीक है, ये जो विद्युत अपघट्य है
अनंत तनुता की स्थिति में ये क्या होगा, पूर्ण रूप से वियोजित होगा। इस स्थिति में ए प्लस और बी माइनस आयनों में ये वियोजित होगा। अब विद्युत अपघट्य है ए बी, और मुझे इस विद्युत अपघट्य की कुल चालकता से मुझे मतलब है, तो मान लो अगर ये जो विद्युत अपघट्य है इसकी कुल चालकता क्या है, लैम्डा ए बी। तो ये जो लैम्डा ए बी है ना, लैम्डा ए बी में धनायन और ऋणायन इन दोनों की जो चालकता है उनका योगदान होगा। मान लो ये जो धनायन है इसकी जो चालकता है वो क्या है, लैम्डा ए प्लस, और जो ऋणायन है इसकी चालकता क्या है, लैम्डा बी माइनस। तो इसकी जो कुल चालकता है वो धनायनों की कुल चालकता और ऋणायनों की कुल चालकता के योग के बराबर होगी। और यही जो है, यही कोलराउस का नियम है। कोलराउस का नियम यही कहता है कि कोई भी जो विद्युत अपघट्य है अगर अनंत तनुता की स्थिति है, तो उस स्थिति में उस जो विद्युत अपघट्य है उसकी जो कुल चालकता है वो कुल चालकता धनायनों, है ना, और ऋणायनों की जो चालकता है उनके योग के बराबर होगी। इसे ही हम क्या कहते हैं, कोलराउस का नियम। ठीक है। अब मान लो जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का अगर अपन वियोजन बताए तो किस टाइप से लिखेंगे, एसिटेट आयन प्लस H प्लस आयन। अब अगर हमें एसिटेट जो एसिड है, एसिटिक एसिड है, इसकी कुल चालकता अगर अपने को बतानी है ना, और वो भी किस पे, अनंत तनुता पर, तो हम क्या लिखेंगे, CH3COOH, है ना। ये किसके इक्वल होगी, ये होगी इसके आयनों की कुल चालकता होगी योग के बराबर। और इसका आयन कौन सा है, एक तो एसिटेट आयन और H प्लस आयन। तो इसको इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। मान लो BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड, तो इसका वियोजन अपन किस प्रकार से बताएंगे, प्लस 2Cl माइनस। और अगर अपन को बेरियम क्लोराइड की अगर कुल चालकता लिखनी हो वो भी किस पे, अनंत तनुता पे, तो अपन क्या लिखेंगे, धनायन और जो ऋणायन है उनकी चालकताओं के योग के बराबर, वो भी किस पे, अनंत तनुता पे। अब यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है वो 2 मोल है, तो इसकी जो चालकता है वो भी दुगनी हो जाएगी इस स्थिति में। ठीक है। AlCl3 का अगर अपन लिखे एल्यूमिनियम क्लोराइड का, तो इसका वियोजन किस प्रकार से बताएंगे, और अगर अपने को AlCl3 की कुल चालकता अगर अपन लिखे वो भी अनंत तनुता पर, तो एल्यूमिनियम आयनों की चालकता प्लस जो क्लोराइड आयन है उनकी चालकता के योग के बराबर अपन लिख सकते हैं। मोलर चालकता में ये जो 3 मोल जो आगे है उनको भी आगे अपने को बताना पड़ेगा, क्योंकि अपन कुल मोलर चालकता की बात कर रहे हैं इस स्थिति में। तो कोलराउस का नियम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोलराउस का नियम ठीक यही है कि एक तो है ना अनंत तनुता की स्थिति होनी चाहिए। अनंत तनुता की स्थिति में कोई भी जो विद्युत अपघट्य है उसकी जो कुल चालकता होगी वो उसके धनायनों और उसके ऋणायनों की जो चालकता है उनके योग के बराबर होगी। यही कोलराउस का नियम है। अब कोलराउस के नियम की उपयोगिता क्या है, कहाँ कहाँ हम इस नियम का उपयोग कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहला इसका जो उपयोग है वो है वियोजन की मात्रा का निर्धारण करने में, है ना। तो थोड़ा सा अपन ये देखते हैं कि वियोजन की मात्रा क्या होती है। ठीक है। मान लो मेरे पास कोई विद्युत अपघट्य है जैसे CH3COOH, ठीक है, और अगर ये वियोजित होगा तो किस में होगा, एसीटेट आयन और H प्लस में, है ना। और मान लो अगर मैं इसके 100 अणु लेके चलता हूँ, 100 मॉलिक्यूल इसके लेके चलता हूँ, 100 में से सिर्फ 10 ही वियोजित होते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि 10/100 यानी कि 0.1, है ना। तो 0.1 क्या है, इसकी वियोजन की मात्रा है, वियोजन की मात्रा। और इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से।
ठीक है। अगर मैं दूसरी स्थिति लेके चलूं कि मान लो 100 में से है ना, 100 में से 20% मॉलिक्यूल जो है वो वियोजित हो गए, तो ऐसी स्थिति में एसीटेट आयन कितने होंगे 20, H प्लस आयन भी कितने होंगे 20, और यहाँ कितने बचेंगे 80। तो ऐसी स्थिति में मान लो 20 अगर वियोजित हुए हैं, वो टोटल कितने थे 100, अब क्या आएगा 0.2, तो 0.2 इसकी वियोजन की मात्रा है इस स्थिति में ना। तो ये तो मैंने बता दिया कि इसका 20% वियोजन हुआ या इसका 10% वियोजन हुआ। और मान लो कि अगर मैं एक बीकर में मैंने पानी लिया, पानी में मैंने एसिटिक एसिड डाल दिया और मेरे को पता ही नहीं है कि इसका वियोजन कितना हुआ, मैं कैसे पता लगाऊंगा। तो उस स्थिति में अपन क्या करते हैं, कोलरॉस के नियम का उपयोग करते हैं। कोलरॉस के नियम का उपयोग अपन कैसे करेंगे कि कोलरॉस के नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा, मैंने क्या किया कि ये बीकर लिया, इसमें एसिटिक एसिड डाला, ठीक है, जितना मुझे डालना था, और मैंने व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से इस ये जो विलयन है इसकी चालकता ज्ञात कर ली है ना, और मोलर चालकता मैंने ज्ञात कर ली, वो इसकी किसी सांद्रता C पर है, ठीक है। एक मैंने इसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया, और बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करने पे एक स्थिति प्राप्त हुई जिसे हम क्या कहेंगे, अनंत तनुता की स्थिति। अनंत तनुता की स्थिति में इसकी जो मोलर चालकता है वो क्या है, लैम्डा इन्फिनिटी, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि जैसे माना कि पहले की अगर स्थिति अपन दोबारा देखें एक बार, मान लो कि 100 आयन्स में से केवल 20 आयन वियोजित हुए या 20 मॉलिक्यूल अगर वियोजित हुए, तो मुझे ये बताओ कि इसकी जो चालकता में योगदान होगा वो 100 आयनों का होगा या फिर 20 आयनों का। तो हम ये कहेंगे कि जितने आयन वियोजित हुए हैं उतने ही आयनों का इनकी चालकता में योगदान होगा। तो ये जो चालकता आई है ना, ये चालकता आई है इसके वियोजित आयनों की वजह से, वियोजित आयनों के कारण, है ना। ये जो चालकता है ये इसके वियोजित आयनों की वजह से आई है, और ये जो है ये अनंत तुल्यता की स्थिति में आई है। तो यहां से कोलरॉस के नियम का उपयोग करते हुए हम वियोजन की मात्रा क्या लिखेंगे कि वियोजन की मात्रा क्या होगी, वियोजन की मात्रा अल्फा होगी कि किसी सांद्रता C पर मोलर चालकता और अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ये फॉर्मूला यहां से निकल के आता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, किसी सांद्रता C पर मोलर चालकता, और ये क्या है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो इस तरह से इस सूत्र का उपयोग करते हुए अपन कोई भी जो विद्युत अपघट्य है उसकी वियोजन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं ना। लैम्डा C तो अपन ज्ञात कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से, और ये लैम्डा इन्फिनिटी अपन ज्ञात कर सकते हैं कोलरॉस के नियम की सहायता से। अगर ये दोनों हमें पता चल जाए तो अल्फा भी पता चल जाएगा। इस तरह से अपन ये जो विलयन है इसमें एसिटिक एसिड के कितने अणु वियोजित हुए हैं उनका हम पता लगा सकते हैं, है ना। क्योंकि जो सांद्र दो मोलर चालकता जो आएगी पहली स्थिति में वो आएगी वियोजित आयनों के कारण। अगर 20 जो अणु है अगर वो वियोजित हुए हैं तो जो चालकता है वो 20 आयनों के कारण आएगी, है ना, 20 वियोजित आयनों के कारण। और अगर 40 हुए तो 40 के कारण आएगी। तो जितने वियोजित हुए उसके हिसाब से इसकी चालकता आएगी। तो वियोजन की जो मात्रा है उसको अपन किसी सांद्रता C पर जो मोलर चालकता है उससे अपन रिलेट करके लिख सकते हैं ना, और इस तरह से अपन इसकी जो वियोजन की मात्रा है अल्फा है वो अपन यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड है कि वियोजन स्थिरांक का निर्धारण अपन किस प्रकार से करेंगे। दो चीजें, एक तो वियोजन की मात्रा होती है, एक होता है वियोजन स्थिरांक, है ना। तो वियोजन जो स्थिरांक है वो निकलता है ओस्टवाल्ड के तनुता के नियम के अनुसार।
ओस्टवाल्ड के तनुता के नियम के अनुसार, ओस्टवाल्ड के तन्यता के नियम के अनुसार कोई भी जो विद्युत अपघट्य है उसके लिए जो वियोजन स्थिरांक है, वियोजन स्थिरांक k है, वो क्या होता है, c अल्फा स्क्वायर माइनस वन माइनस अल्फा ना अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये जो है ये वियोजन स्थिरांक ओस्टवाल्ड के नियम से आता है। तो सांद्रता तो हमें पता चल जाएगी कि हमने कितना उसके अंदर डिजोल्व किया है ना, c। लेकिन अल्फा कहाँ से आएगा, और अभी अभी हमने देखा कि अल्फा अपन कोलराउस्की नियम की सहायता से निकाल सकते। तो c तो यहां से ये पुट कर सकते हैं, और 1 माइनस यहाँ से अपन ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, और इसकी सहायता से अपन इजीली जो वियोजन का स्थिरांक है उसकी गणना कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड उपयोग इसका ये हो गया। थर्ड है कि अल्प विलयशील जो लवण है उनकी विलयता का अपने को निर्धारण करना है। सबसे पहले तो अल्प विलयशील लवण कौन से होते हैं, कि मान लो जैसे NaCl है या फिर KCl है, अगर अपन इनको पानी में डिजोल्व करेंगे, जल में अगर अपन इनको घोलेंगे तो ये पूर्ण रूप से घुल जाएंगे, है ना, ये पूर्ण रूप से घुल जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे लवण होते हैं जिनको अपन अगर डिजोल्व करें किसमें, पानी में, या पानी में घोले तो पूर्ण रूप से नहीं घुलते। जैसे मान लो एक तो AgCl ले लो आप, है ना, AgCl है, लेड सल्फेट है और बेरियम सल्फेट है। इस टाइप के जो लवण है उनको जल में घोलने पर ये पूर्ण रूप से नहीं घुलते, पूर्ण रूप से विलय नहीं होते हैं। पूर्ण रूप से विलय नहीं है। अगर पूर्ण रूप से विलय नहीं है तो हम ये कहेंगे कि अल्प विलय लवण है। ठीक है, अल्प विलय लवण है। अब अल्प विलय जो लवण है इनकी विलयता का निर्धारण अपन किस प्रकार से करेंगे, इनकी विलयता का निर्धारण अपन किस प्रकार से करेंगे। तो थोड़ा सा ना इसमें समझने की चीज है, कॉन्सेप्ट है, वो हम देखते हैं। कि मान लो कि मैंने एक बीकर में मैंने जल लिया, और इसमें मैंने डिजोल्व किया 1 मोल NaCl, है ना, और जल भी मैंने कितना लिया, 1 लीटर। तो अगर मैं इसकी मोलरता निकालूं तो वो क्या आएगी, 1 m, 1 मोलर, ना, क्योंकि हम क्या डेफिनेशन देते हैं मोलरता की, कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की जो संख्या है वही उसकी क्या है, मोलरता है। ठीक है, इस स्थिति में इसकी मोलरता क्या हो गई, 1 m हो गई। मैंने डाला 1 मोल NaCl था, है ना, और जितना घुल गया ना वो भी पूरा का पूरा क्या है, 1 मोल है। जितना 1 मोल मैंने डाला था, 1 मोल पूरा जो NaCl है वो इसके अंदर डिजोल्व हो गया, घुल गया। ठीक है, ये स्थिति तो ठीक है। लेकिन मान लो सेकंड स्थिति में NaCl की जगह अगर मैं AgCl ले लूं, वो भी कितना, 1 मोल, और यहाँ पे जल कितना है, 1 लीटर। इस स्थिति में इसकी जो मोलरता है वो क्या होगी, कि हम ये कहेंगे कि 1 लीटर में 1 मोल AgCl अपन इसमें डिजोल्व कर रहे हैं, घोल रहे हैं, तो इसकी जो मोलरता है वो भी क्या होनी चाहिए, 1 m या 1 मोलर का विलयन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अंतर ये है कि 1 मोल NaCl मैंने यहाँ इसके अंदर डाला था, तो पूरा का पूरा जो NaCl है वो पानी में घुल गया। लेकिन AgCl जो 1 मोल मैंने इसके अंदर डाला वो पूरा का पूरा पानी में नहीं घुला है। अगर वो पूरा पानी में अगर नहीं घुला है तो अपन इसकी मोलरता 1 m भी नहीं बता सकते। ठीक है, तो अपन जब भी मोलरता की जो डेफिनेशन देते हैं उस समय हम ये कहते हैं कि 1 लीटर विलयन में घुला हुआ, है ना, जो घुल गया उसकी बात करते हैं, जो नीचे बैठ गया हम उसकी बात नहीं करेंगे। मैंने डाला 1 मोल था लेकिन उसमें से ज्यादातर तो नीचे बैठ गया, तो नीचे बैठ गया उसको थोड़ी काउंट करेंगे। जो घुल गया पानी के अंदर है हम तो उसकी बात करेंगे ना।
मान लो कि इस 1 मोल में से केवल इसका 0.1 मोल जो है वो इस 1 लीटर पानी में घुला है, तो इस स्थिति में 0.1 को काउंट करेंगे और हम ये कहेंगे कि इसकी जो मोलरता आएगी वो क्या आएगी, 0.1 आएगी। ठीक है, 0.1 मोल ही केवल इसके अंदर घुला है और इसकी जो मोलरता है, सांद्रता है, वो भी 0.1 आएगी, है ना। तो हम क्या ये नहीं कह सकते कि इसकी जो सांद्रता है वही इसकी विलेयता है, कि अगर 0.1 है, अगर इसकी सांद्रता है और 0.1 ही इसके अंदर घुला हुआ है, तो क्या हम यहाँ से ये रिलेट नहीं कर सकते क्या कि जो सांद्रता है, इसकी जो सांद्रता है वो किसके बराबर आएगी, विलेयता के। कि कोई भी जो विलयन है उसकी जो सांद्रता है वही उसकी क्या होगी, विलेयता। क्योंकि सांद्रता क्या है, जितना मोल उस विलायक में घुला हुआ है उसे ही अपन क्या कहते हैं, सांद्रता। और विलेयता भी तो ये है ना कि जितना पदार्थ उस विलयन में घुला हुआ वही विलेयता है। तो इसकी जो सांद्रता आएगी वही इसकी विलेयता आएगी। अब हमारा अगला टास्क ये है कि हमें विलेयता ज्ञात करनी है, तो हमें सांद्रता ज्ञात करनी पड़ेगी। अब हमें विलेयता विलेयता के अपन कैसे ज्ञात करेंगे, हम यहाँ लिख सकते हैं कि किसी विलयन में घुली हुई विलेय की मात्रा घुली हुई विलेय की मात्रा को उस विलयन की विलेयता कहते हैं। ठीक है, हमें ज्ञात करनी है विलेयता, और विलेयता ज्ञात करने के लिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा सांद्रता। तो अपने एक फॉर्मूला देखा था मोलर चालकता का। मोलर चालकता किसके बराबर है, कप्पा इंटू 1000, और इसको डिवाइड करेंगे अपन मोलरता से। और मोलरता क्या है, मोलरता है सांद्रता, मोलरता है सांद्रता। तो अगर अपन सांद्रता को विलेयता से अगर अपन रिप्लेस कर दे, है ना, सांद्रता की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, विलेयता। सांद्रता की जगह हम क्या लिखेंगे, विलेयता। ठीक है, और अगर ये जो स्थिति है, अगर अपन अनंत तनुता पर अगर अपन लेके चले इस स्थिति को, अनंत तनुता की स्थिति में लैम्डा इन्फिनिटी यानी अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है वो किसके बराबर होगी, कप्पा इंटू 1000 और बटा विलेयता। हमें ज्ञात करना है विलेयता, तो हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो विलेयता किसके बराबर आएगी, कप्पा इंटू 1000। ये जो है ये अपन ज्ञात कर सकते हैं कोलराउस के नियम की सहायता से, है ना। अनंत तनुता पर जो चालकता है वो तो अपन कोलराउस के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, कोलराउस के नियम से। ना, और अगर ये हमें पता चल गई और कप्पा अपन वीटस्टोन से तो की सहायता से निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों में पता चल जाए तो जो भी अपन ने जो विलेय घोला है उसकी विलेयता के बारे में हम आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये कोलराउस के नियम के तीनों उपयोग यहाँ कंप्लीट हुए। इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है कोलराउस का नियम है, इस पे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन अपन यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि NaCl, HCl और सोडियम एसीटेट, है ना, कि अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है वो 126.4, है ना, 426.1 और 91 हो तो एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता क्या होगी, है ना। तो इसको करने से पहले सबसे पहले अपन लिखेंगे क्या दिया गया है। दिया गया, क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि अनंत तनुता की स्थिति में NaCl की जो मोलर चालकता है वो क्या है, 126.4, है ना। ये इनकी यूनिट है, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, अपन लिख सकते हैं जैसे होम इनवर्स
सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स ये है ना। और अनंत तनुता की स्थिति में जो HCl है उसकी जो मोलर चालकता है वो है 426.1 और जो सोडियम एसीटेट है उसकी जो मोलर चालकता है वो है 91। ये तीन चीजें हमें दी गई है, ठीक है। और अगर अगर अपन इसको कोलराउस के नियम की तरह लिखे है ना, इस तरह से इसको अगर अपन कोलराउस के नियम की तरह लिखे कि NaCl जो है इसकी जो मोलर चालकता है वो किसके बराबर होगी, सोडियम आयन और जो क्लोराइड आयन है इनके योग के बराबर होगी, यानी कि 126.4। इसको मैंने दिया समीकरण नंबर 1। दूसरा मैं लिख सकता हूँ कि जो HCl है इसकी जो मोलर चालक कुल जो चालकता है वो कोलराउस के नियम के अनुसार किसके H+ आयन की चालकता प्लस Cl- आयन की जो चालकता है उनके योग के बराबर लिख सकते हैं, और जो कितनी है 426.1। इसको मैंने दिया समीकरण नंबर 2। तीसरा है सोडियम एसीटेट, इसकी मोलर चालकता एसीटेट आयन की चालकता और जो सोडियम आयन है उसकी चालकता के योग के बराबर होगी, जो कि क्या है 91। इसको मैंने दिया समीकरण नंबर 3। मेरे पास 3 समीकरण आ चुके हैं और मुझे निकालना किसकी है, एसिटिक एसिड की है ना। मुझे निकालनी है एसिटिक एसिड की अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है वो मुझे फाइंड आउट करनी है। वो मैं किस तरह से करूंगा, सबसे पहले अगर मैं लिखना चाहूँ तो एसिटिक एसिड की जो मोलर चालकता है वो किसके बराबर होगी, वो होगी एसीटेट आयन की मोलर चालकता प्लस जो H+ आयन है उसकी मोलर चालकता के बराबर है ना। इसको मैंने तोड़ के लिख दिया, बस इतना सा है। इन तीन समीकरणों का प्रयोग करते हुए हमें एसिटिक जो एसिड है उसकी मोलर चालकता हमें ज्ञात करनी है ना। एसिटिक एसिड की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए हमें ज्ञात होना चाहिए कि एसीटेट जो आयन है उसकी मोलर चालकता क्या है और H+ जो आयन है उसकी मोलर चालकता क्या है। ये दोनों चीज हमें पता होनी चाहिए, है ना। और अगर अपन समीकरणों को ध्यान से देखें तो हमें एसीटेट आयन तो ये दिख रहा है, H+ आयन भी यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इनके साथ में ये आयन भी और आ रहे हैं, है ना। तो हम इनको डायरेक्टली अपन इनको यूज में नहीं ले सकते, लेकिन अपन कुछ ना कुछ करके, है ना, कोई भी अपन इनको जोड़ के या घटा के इस तरह का कोई भी संक्रिया करके, है ना, अपन एसिटिक एसिड है उसकी जो मोलर चालकता है वो अपन यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं ना। अब मुझे चाहिए पहले तो एसीटेट आयन और एक H+ है ना। तो अगर मैं इन 3 समीकरणों को ध्यान से देखूं तो एसीटेट आयन तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है और H+ आयन मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना। तो अगर मैं मान लो पहला समीकरण लूँ ना, ये वाला, अगर मैं ये वाला समीकरण लेके चलूँ, ठीक है, एक तो एसीटेट आयन आ गया और मैं अगर दूसरा समीकरण भी अगर इसमें जोड़ दूं H+ प्लस Cl-, दूसरा समीकरण भी मैंने इसमें ऐड कर दिया ना इस तरह से, ठीक है। अब मुझे चाहिए एक तो ये चाहिए और मुझे एक ये चाहिए H+ चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा आ रहा है Na+ और Cl- जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसको मेरे को हटाना है। वो मैं किस तरह से हटाऊंगा कि पहला जो समीकरण है अगर वो इसमें से मैं माइनस कर दूं, जैसे लैम्डा इन्फिनिटी Na+ है इसको मैं माइनस कर दूं और इसके साथ में Cl- भी है वो भी इसमें माइनस होगा, तो इस स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, ये जो सोडियम आयन है इसकी मोलर चालकता यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी और ये जो क्लोराइड आयन है इनकी जो अनंत अनुता पर जो चालकता है वो इससे कैंसिल हो जाएगी और लास्ट में जो बचेगा वो बचेगा केवल एसीटेट आयन और H+ है ना। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने किया समीकरण 3 को और समीकरण 2 को जोड़ा और फिर इसमें से क्या किया, समीकरण 1 को मैंने माइनस कर दिया। समीकरण 3 को अगर मैंने जोड़ा है, इनको अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है तो राइट हैंड साइड को भी मुझे इधर लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये समीकरण 3 की जो मोलर चालकता है वो मैंने यहाँ लिख दी और मैंने इसमें क्या जोड़ा था समीकरण 2, तो समीकरण 2 की जो टोटल चालकता है मोलर चालकता है वो मेरे को यहाँ लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और मैंने माइनस क्या किया है समीकरण नंबर 1। अगर मैं इसको सोल्व करूँ और सोल्व करने पे जो भी आएगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा और वो आएगा
ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ये जो है ये है एसिटिक एसिड की कुल मोलर चालकता। ठीक है, इस तरह से।